वेलकम बैक टू माय करियर एम्पायर। आज हम पढ़ेंगे यूपीएससी ईपीएफओ के पीवाईक्यूज और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, और लास्ट में हम देखेंगे कुछ मॉक क्वेश्चन भी। तो ऑलमोस्ट हम 100 के आसपास क्वेश्चन हम करेंगे, साथ में मॉक क्यूज से इंक्लूडेड होंगे। तो लेट्स टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे चलते हैं, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों के पास बहुत कम टाइम है, कुछ सिर्फ 12 दिन रह चुके हैं आपके ईपीएफओ एग्जाम के लिए। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन empowers the high court to issue writ। नहीं तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिट के ऊपर अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं। ये आपका पॉलिटी के ऊपर से क्वेश्चन है, ठीक है। तो पॉलिटी में आपको पता है, कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पता है ये, ठीक है। तो आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, तो उसमें आर्टिकल 32 के अंडर जो है आपके सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है रिट इशू करने के लिए, ठीक है। और आर्टिकल 226 के अंदर आपके हाई कोर्ट के अंदर पावर होती है रिट इशू करने के लिए। तो इसमें हाई कोर्ट पूछा है, तो आपका आंसर आपका आंसर हो जाएगा ए। अगर आपको पूछे सुप्रीम कोर्ट, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। तो अब आपको साथ में इसी के साथ ये भी पता होना चाहिए कि 5 तरह की रिट्स कौन सी होती हैं। हम बहुत डिटेल में तो इसमें नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ आपको पता होना चाहिए 5 रिट्स कौन कौन सी होती है। पहली होती है आपकी हिबियस कॉर्पस, ठीक है। हिबियस कॉर्पस में आप लॉफुल जो अनलॉफुल डिटेंशन होती है, आप उसके खिलाफ आप जाते हो किसी को भी फ्री कराने के लिए। दूसरी आपकी होती है, अगर हम बात करें तो होती है आपकी मैंडेमस की। मैंडेमस में आप इसको क्या करते हो, क्या आप मुझे ऑप्शन बताओ, मैंडेमस में आप क्या करते हो कि अगर आपको कोई मैंडेमस के रिट आपको इशू करेगा, तो आप क्या बोलोगे, मैंडेमस में आप उसको क्या करोगे, डायरेक्शन दोगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपकी आती है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन में आप क्या करोगे, आप रोकोगे, प्रोहिबिट करते हो, क्यों प्रोहिबिट, ठीक है, आप किसी को रोकते हो इसमें, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपकी आती है सर्च्योरारी, ठीक है। सर्च्योरारी में आप किसी को सर्टिफाई करते हो। और लास्ट आपकी जो फिफ्थ रिट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, बताएगा कोई? तो आप मुझे कमेंट में बताना कि लास्ट फिफ्थ रिट कौन सी होती है, ठीक है। फिर मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी कि फिफ्थ रिट कौन सी है, ठीक है। तो ये आपके 5 तरह की रिस्क है। अगर आपको इन रिस्क के बारे में और डिटेल में जाना है, तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, तो आप उस पर आप प्लेलिस्ट में जाके रिस्क के ऊपर पूरी डिटेल में मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप उसको आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब अभी हम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। सेकंड क्वेश्चन में हमें बात जो कर रहा है, इसमें आर्टिकल 43 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर रहा है। आर्टिकल 43 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है? आर्टिकल 43 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन enjoins the state to endeavor the through legislation or economic organization for the payment of which of the following। तो आपको इतना कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, यहाँ से मैं छोटा छोटा ऑप्शन आप देखो। आर्टिकल 43 किसके बारे में बात करते हैं? तो आर्टिकल 43 तो सिंपली जो है आपका लिविंग वेजेस के बारे में बात करता है, ठीक? तो लेकिन अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि बाकी के कौन कौन से आर्टिकल्स है जो मिनिमम वेजेस या फेयर वेजेस, इन सब के बारे में कौन कौन से आर्टिकल बात कर सकते हैं। तो हो सकता है आपको इस बार इनमें से कोई और क्वेश्चन आ सकता है। तो लेट्स सी कि कौन कौन से दूसरे आर्टिकल्स है, या फिर ये आपका डीपीएस, सबसे इंपॉर्टेंट भी आपका डीपीएससी का पार्ट है, ठीक है। तो आपको डीपीएस भी पता चाहिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएस से कहाँ तक है। तो आपका आर्टिकल 36 से लेके आपके आर्टिकल 51 तक जो है आपके डीपीएससी के बारे में बात करते हैं। ये लॉफुली इन्फोर्सेबल नहीं होते हैं, ये लॉफुली एनफोर्सेबल नहीं होते हैं, तो इनको लॉफुली अब इन्फोर्स नहीं करा सकते हो। ये इसका डीपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी। तो ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आपको बहुत दिए हुए हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। अगर आपको इसके लिए डिटेल वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बता देना, तो मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी बना दूंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो कौन कौन से आपके आर्टिकल्स हैं जो कि इसके रिगार्डिंग बात करते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी, एक बार बात कर लेते हैं डीपीएससी को, हम देख लेते हैं इसी में फटाफट से। तो सबसे पहले डीपीएससी में आपका आर्टिकल 56 जो है वो स्टेट के बारे में बात करता है कि स्टेट क्या होती है। तो आर्टिकल 56 सिर्फ डिफाइन करता है स्टेट, ठीक है। याद रखना, आपके जो डीपीएससी है आपके कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 35 से 36 से लेके 51 तक है, पार्ट 4 में एंश्राइंड है। तो आपका आर्टिकल 36 हम देखें, 37 क्या बात करता है? ये जो है आपके फंडामेंटली जो है गवर्नेंस के लिए सिर्फ लॉफुल एनफोर्सेबल नहीं हो सकते किसी भी कोर्ट के द्वारा। आर्टिकल 38 क्या बात करता है? ये आप एक सेक्युलर स्टेट के बारे में बात करता है।
वेलफेयर एंड जस्टिस के बारे में बात करता है, आपको जो इनइक्वालिटीज है उसको मिनिमाइज करने के बारे में बात करता है। तो आर्टिकल 38 के अगर ऊपर बात करें तो ये क्या करता है, बात करता है एक वेलफेयर स्टेट के ऊपर रिगार्डिंग बात करता है कि एक वेलफेयर स्टेट होना चाहिए, ठीक है। आपको जस्टिस मिलना चाहिए। अगर आपने पूछे कि कैसा जस्टिस होना चाहिए, 3 तरह के जस्टिस के बारे में मतलब सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस के बारे में बात करते हैं, और आपको इनइक्वालिटीज को मिनिमाइज करना है। तो आपका आर्टिकल 38 इन चीजों के बारे में बात करते हैं। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि मिनिमाइजिंग इनइक्वालिटीज कौन से आर्टिकल में बात किया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या आपको पढ़ना है मैं आपको पूरा शॉर्ट बता दूंगी। इससे बाहर कोई भी आपका मैं गारंटी देती हूँ कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। पूरी वीडियो आपके लिए बना दूंगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, जिसमें आपको मैं सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कवर करवा दूंगी, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, आपके टीपीएसपी और जितने भी आपके प्रेसिडेंट, आपका लेजिस्लेचर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब कवर करा दूंगी शॉर्ट वीडियो में। तो मैं सारे आर्टिकल्स इसमें कवर करवा दूंगी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 39 के बारे में। तो आर्टिकल 39 जो बात करता है वो बात करता है एडुकेट लाइवलीहुड के बारे में, कि आपको एडुकेट लाइवलीहुड को, तो अभी हमने क्या बात करते हैं कि कौन सा आर्टिकल है जो लाइवलीहुड, कौन सा आर्टिकल है कि आप पूछ सकते हैं कि लाइवलीहुड के बारे में बात कर रहा है। तो आर्टिकल 39 जो है आपको याद रखना लाइवलीहुड के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 39A जो है लेटर ऑन ऐड होता है। इसमें एक चीज और याद रखना, आर्टिकल 39 में इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन जाता रहता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 39 में इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, मेन एंड वुमेन को इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मिलना चाहिए, कॉन्ट्रेक्चुअल और रेगुलर्स को इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मिलना चाहिए। तो दिस इज वेरी फंडामेंटल एंड वेरी इंपॉर्टेंट। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी अपनी जजमेंट की थ्रू इस चीज को जो है ले डाउन किया है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पूछ सकते हैं आने वाले क्वेश्चन में, आ सकते हैं आने वाले बहुत सारे एग्जाम्स में ऑलरेडी क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 39A के बारे में। तो 39A बात करता है टू प्रमोट लीगल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। तो फ्री लीगल एड के ऊपर 4 लगा लो, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि फ्री लीगल एड कौन से प्रोविजन में दिया गया है, 39A में दिया गया है, याद रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 5 स्टार क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करें विलेज पंचायत वगैरह के बारे में। तो विलेज पंचायत जो है 40 में आपसे बात करेंगे, 40 में बात करता है आपका विलेज पंचायत के बारे में। फिर आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट 41 में आपका राइट टू वर्क, एजुकेशन, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज सिकनेस, मतलब आपका पूरा डीपीएससी का एक एक आर्टिकल जो है वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल से कि आप आर्टिकल 1 से लेके 51 तक तो पूरा आप पॉइंट वाइज याद रखें कि सारे के सारे ही इसमें इंपॉर्टेंट है, कोई भी आर्टिकल इसमें नहीं छोड़ सकते, सारे ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इससे आप इसे याद रखेंगे। 41 जो बात करता है राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, ठीक है। राइट टू एजुकेशन के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता रहता है कि राइट टू एजुकेशन कौन से आर्टिकल में है, इसका आपका आर्टिकल 32A में भी बात करता है ये। तो आपका एजुकेशन के ऊपर रिगार्डिंग आपका जब हम फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ेंगे तो उसमें भी अगेन ये आएगा, तो इस सब में आता रहता है। तो ये आपका 41 राइट टू एजुकेशन के बारे में आप जरूर रखना। अब आप बात करते हैं 42 के बारे में। 42 बात करता है मेटर्निटी रिलीफ के बारे में। इन ह्यूमन कंडीशन जो है आपको मिले, आपको जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो वहाँ पे आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले, तो इस चीज के बारे में आपका आर्टिकल 42। तो आर्टिकल 42 जो है मेनली जो पूछता है आपका मेटर्निटी रिलीफ के बारे में काफी पूछता है। तो मेटर्निटी रिलीफ आपको पता होना चाहिए कि कितने वीक की मिलती है। तो ये आपको 26 वीक्स की मिलती है, ठीक है। 2017 में एक अमेंडमेंट आई थी, तो उसके बाद से इसको 26 वीक्स की करती है, पहले ये कम होती थी तो अभी ये ज्यादा होने लगी है। तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं 43 के बारे में, जिसमें हम हमारे जो क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि लाइवलीहुड आपको जो है लिविंग वेजेस के बारे में कौन से इसमें पूछा गया, तो 43 में पूछा हुआ है। अब 43A अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 43A में जो है आपका बात करता है कि आपको जितने भी वर्कर्स है उनकी मैनेजमेंट, इंडस्ट्रीज की मैनेजमेंट, वो 43A में, टू सेट टू सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, तो ये आपका 43A में है। फिर 43B कोऑपरेटिव सोसाइटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर भी अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का ये आर्टिकल जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद रखना 43A में कोऑपरेटिव सोसाइटी। और ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर 44 आता है। और आपसे ये पूछ सकते हैं कि कौन सी ऐसी फर्स्ट स्टेट थी जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लाई किया था, तो इसका आप मुझे आंसर बताएंगे, विच स्टेट, कौन सी स्टेट ने सबसे पहले जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई किया था, ठीक है।
तो ये 44 है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके बाद हम बात करते हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन अप टू द, ठीक है, until the complete age of 6 years। तो ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं 46 की। तो 46 में बात करते हैं आपका कि आपका SC/ST जो है उनके एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट के बारे में, और अदर जो वीकर सेक्शन है उसके बारे में भी। नेक्स्ट जो बात करता है न्यूट्रिशन के ऊपर, आजकल बहुत फोकस है इसके ऊपर, याद रखना आजकल इसके ऊपर बहुत स्कीम्स भी चल रही है। तो इसके ऊपर जो बच्चों को स्कूल में, जो अगर आप देखोगे कि आंगनबाड़ी सेंटर्स खुल चुके हैं बहुत सारे, तो बहुत सारे मिड डे मील्स मिल रही है, तो मतलब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेट्स जो ऐसे स्टेप्स लेती रहती है। तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। फिर नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 48 के बारे में, जो कि एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बात करता है, प्रोहिबिशन ऑफ काउ स्लॉटर के बारे में बात करता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं 48A के बारे में। 48 बात करता है हमारे जैसे इन्वायरमेंट, आजकल आपको पता है कितना पॉल्यूशन हो रखा है दिल्ली में, तो पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल करना है, इन्वायरमेंट को कैसे इंप्रूव करना है, अपने फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कैसे इंप्रूव करना है, तो इसके बारे में आपका 48A बात करता है। नेक्स्ट बात करते हैं 49 के बारे में। 49 जो हमारे मॉन्यूमेंट्स, ताजमहल वगैरह जितने भी हमारे मॉन्यूमेंट्स है, उन सबके, उनको, उनकी जो नेशनल इंपॉर्टेंस है, उन सबके उनको कैसे प्रोटेक्ट करें, तो इस चीज के बारे में आपका आर्टिकल 49 बात करता है। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 जो बात करता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा आर्टिकल है जो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट करता है, ठीक है। तो आर्टिकल 50 जो है वो उसको सेपरेट करता है। और आर्टिकल 51 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको इंटरनेशनल पीस एंड ट्रीटी के बारे में बात करनी है, ठीक है, प्रमोट करना है उसको। तो ये आपके सारे के सारे DPSC यहाँ पे कवर हो गए हैं शॉर्ट में, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन थर्ड बात करता है आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में। इसमें दो क्वेश्चन पर, इसमें से हमारे दो क्वेश्चन निकलते हैं। पहला है एक्सपेंडिचर चार्ज टू, एक होता है एक्सपेंडिचर चार्ज फ्रॉम। दो तरह के हमारे जब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है, पहले तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए तो कौन सा आर्टिकल है और कौन कौन से टाइप के फंड होते हैं। तो ये चार्ज टू और चार्ज फ्रॉम क्या होता है, या फिर चार्ज मेड फ्रॉम, तो ये क्या होता है, तो ये हमें सारा इस क्वेश्चन में हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इससे आपके 4-5 क्वेश्चन तो आराम से कवर हो जाएंगे, तो उसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन समझाती हूँ कि ये कंसोलिडेटेड फंड होता क्या है, और हम फिर क्वेश्चन पाएंगे, फिर हम देखेंगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो हम पहले इसके बारे में पढ़ते हैं कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता क्या है, देन विल बैक टू द क्वेश्चन। तो अभी हम पहले फंड, एक डायरेक्टली फंड के बारे में पढ़ने के बारे में हम पहले देखते हैं कि ये कंसोलिडेटेड फंड होता क्या है और कितने टाइप के फंड होते हैं। सबसे पहले तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है कौन से आर्टिकल में डिस्क्राइब है, कौन सा आर्टिकल है, ये हमें पता होना चाहिए। जो आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है आर्टिकल 266 क्लॉज 1 में डिफाइंड है, ठीक है। आर्टिकल 266 1 में इसको डिफाइन किया हुआ है। ये जो है प्रिंसिपल अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट होता है, मतलब सारे के सारा जो पैसा आता है वो इसी पर्टिकुलर अकाउंट में आता है, ठीक है। इसी से सारा सारा खर्चा होता है, ठीक है। तो इसी में से हम सारा खर्चा करते हैं। तो इसमें क्या है, ऑल रिवेन्यूज रिसीव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जितना भी पैसा आता है वो सब इसी अकाउंट में ही क्रेडिट होता है, जिसमें आपका टैक्स का पैसा हो गया, आपका अदर पैसा हो गया, वो सारा का सारा इसमें ही आपका इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट इसमें हम, एक सेकेंड, तो इसमें हम हमारे जितने भी जो टैक्सेस के पैसे होते हैं, जैसे कि आपका इनकम टैक्स का पैसा हो गया, या फिर आपका रिवेन्यू से आपका जो भी पैसा आपको आ रहा है, तो ये सब कुछ जो है आपका इसी के अंदर इंक्लूड होता है। जैसे आपका GST, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कोई भी टैक्स जो आपका आएगा, नॉन टैक्स से जो आता है, डिविडेंड से, इनकम, जो आपका इंटरेस्ट से, प्रॉफिट से, वो सारा भी इसी के अंदर आपको जो है इंक्लूड हो जाता है। फिर आपको कोई भी आपने लोन रेज किया, जैसे ट्रेजरी बिल से, मार्केट लोन से, वो सारा का सारा आपका इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। और कोई भी आपको रीपेमेंट करनी होती है, कोई अगर आपको, आपने जिसका लोन ग्रांट किया है और कोई आपको उसकी रीपेमेंट कर रहा है, तो वो भी सारा इसी अकाउंट में आएगा। अभी हम सारा क्यों पता आएगा, अब इस सब खर्चा क्या करता है, जितने भी गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं, वो सारा का सारा इसी पर्टिकुलर अकाउंट से ही खर्च होता है, ठीक है। बट इस सब एक चीज याद रखना, इस अकाउंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, नो मनी कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द CFI, मतलब विदाउट एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। मतलब
बिना पार्लियामेंट की परमिशन से, मतलब उसको जो एक्ट बनाती है उसके थ्रू उसको पैसे निकालते हैं, जिसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन एक्ट। ठीक है, उसके थ्रू पैसे नहीं निकलते हैं, और जो लेजिस्लेचर होता है वो लायबल होता है इसकी अकाउंटेबिलिटी के लिए। ठीक है, पूरा का पूरा वो उसको इंश्योर करता है कि इसको कैसे कंट्रोल इसकी अकाउंटेबिलिटी के लिए। तो ये हमने पढ़ा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में। अब हमारा ऐसा ही एक और फंड होता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, जो कि आर्टिकल 267 में डिस्क्राइब है। ये किस में डिस्क्राइब है? 266 क्लॉज 1 में। अब ये हम बात करते हैं आर्टिकल 267 के बारे में। तो 267 जो है आपका आर्टिकल, वो क्या होता है? कॉन्टीजेंसी फंड। देखिए कॉन्टीजेंसी फंड क्या होता है, मतलब इसमें से आपको कभी भी कोई इमरजेंसी के लिए पैसा, जैसे आज कोई सपोज कोई भी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन आ गई, कोई डिजास्टर आ गया, कोई भी आपको अर्थक्वेक आ गया, जो आपको एक इमीडिएट रिलीफ आपको जो प्रोवाइड कराना है, तो वो आप इस पर्टिकुलर फंड से प्रोवाइड कराते हो। और इसी से आपको कुछ भी बहुत लंबा चौड़ा पार्लियामेंट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है। ये जो है प्रेसिडेंट के डिस्पोजेबल पे होता है, लेकिन प्रेसिडेंट खुद इसकी चेकबुक लेके नहीं घूमते हैं। तो इसके बिहाफ पे जो है आपका सेक्रेटरी जो है वो इसको, फाइनेंस सेक्रेटरी वो इसको कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इसको आपको ये भी पता होना चाहिए इसका करंट कॉर्पस क्या है, मतलब कितना अमाउंट इसमें करंटली है। तो 50,000 करोड़ का करंटली जो इसमें पैसा है आपके कॉन्टीजेंसी फंड में, वो है 50,000 करोड़। ठीक है, और इसको टाइम टू टाइम वापस, जैसे अगर आपने आज में से 1,000 करोड़ निकाला तो उसको वापस इसमें वापस रिफिल करते रहते हैं इमीडिएटली, ताकि कभी भी इसमें शॉर्टेज ना हो इस फंड में। तो ये किसके पास होता है, किसके डिस्पोजेबल पे होता है? प्रेसिडेंट के डिस्पोजेबल पे होते हैं, और उसको मैनेज कौन करता है? फाइनेंस सेक्रेटरी ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। हम बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड फंड में हमारी। तो थर्ड हमारा जो फंड है वो है आपका पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। ठीक है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया जैसे आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ सीएफआई था, वो आपका 266 क्लॉज 1 में था, आपको अच्छी तरह याद हो गया होगा। और ऐसे ही आपका पीआईआई है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, ये आपका 266 क्लॉज 2 में है। आपका कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया किस में आता है? 267 में। तो ये तीनों आर्टिकल आपको अभी के अभी याद रहना चाहिए। नाउ अब हम बात करते हैं पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। तो ये कौन सा अकाउंट होता है? इसमें जितने भी आपके जो आपने जुडिशियल डिपॉजिट्स होते हैं, आपके सिक्योरिटी डिपॉजिट्स होते हैं, पोस्ट ऑफिस में जो पैसा होता है, तो जितने भी सारे ये पैसे होते हैं, ये सारे के सारे इसमें ही डिपॉजिट होते हैं। तो इस पर्टिकुलर अकाउंट में आपके सारे के सारे इस टाइप के पैसे आते हैं। तो इट इज द अकाउंट फॉर पब्लिक मनी, मतलब पब्लिक मनी से आपका, मैंने आपको समझाया कि जिसका आपको जुडिशियल डिपॉजिट, आपने किसी को जुर्माना लगाया, तो सारा पैसा कहाँ जाएगा? इसके पास जाएगा। आपके बैंक ट्रस्ट में जो भी आपके कस्टम्स के जितने भी है, सारे पैसे इसमें आते हैं। आपके जीपीएफ के, ईपीएफ के, स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स के सारे पैसे इसी में आते हैं। ठीक है, और इसी से आपके फिर आप इसी से लोगों को वापस पे बैक भी करते हो, इंस्टीट्यूशंस को या इंडिविजुअल्स को इवेंचुअली इसको पे बैक भी करते हो। तो इसमें से भी आपको अगेन इसमें से पैसा निकालने के लिए आपको कोई भी पार्लियामेंट के अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है, एक एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू ही आप इसमें से पैसा निकाल सकते हो इजिली। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना। इसी में मैंने बोला कि दो पार्ट है। जो आपको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, उसमें से आप कैसे पैसे निकालते हो, वो ही बात करता है कि एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम और एक्सपेंडिचर चार्ज टू, मतलब कहाँ से आपको, मतलब इसमें क्या डिफरेंस होता है। आप एक में आपकी वोटिंग होती है और एक में आपकी वोटिंग नहीं होती है। तो आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है आर्टिकल 120 में जो बात करता है, वो बात करता है चार्ज एक्सपेंडिचर। अब इस चार्ज एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि आप ये आपका जो चार्ज है, मतलब इसका कोई भी वोट नहीं होगा, नो वोट। ठीक है, ये वोटेबल नहीं होता। ठीक है, आप पार्लियामेंट इसके ऊपर वोट नहीं कर सकते, ना सिर्फ इस पर डिस्कशन कर सकती है। ठीक है, तो इसको ऐसे क्यों करते हैं? ताकि आपकी जो है फाइनेंशियल सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके, और जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है उसकी इंडिपेंडेंस को मेंटेन किया जा सके। तो इसलिए जो आर्टिकल 112 क्लॉज 3 में जो आपका बताया गया है, वो बताया गया है कौन कौन सा पैसा जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को डिस्क्राइब किसने किया? 266 क्लॉज 1 में। लेकिन इस 112 क्लॉज 112(3) में क्या डिफाइन किया गया है कि उसमें से कौन कौन सा पैसा आप एक्सपेंडिचर कर सकते हो, चार्ज एक्सपेंडिचर कौन कौन सा होता है, वो उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो मतलब इसमें एक्सपेंडिचर चार्ज फ्रॉम में क्या होता है, मतलब ये नॉन वोटेबल पार्ट है, मतलब पार्लियामेंट के ऊपर वोट नहीं कर सकती, इसको रिड्यूस नहीं कर सकती, इसको डिस्कस कर सकती है। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन सी चीजें होती है जिसको पार्लियामेंट जो है एक्सपेंडिचर चार्ज कौन सा होता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, यही हमारा क्वेश्चन भी आया हुआ है इसमें। कौन कौन से? कोई भी डेप्ट चार्जेस फ्रॉम विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लायबल। ठीक है, ठीक है, जिसमें आपका इंटरेस्ट आ जाएगा, आपके फंड चार्जेस आ जाएगा, रिडम्पशन चार्जेस आ जाएगा, विच मस्ट बी पेड टू मेंटेन द नेशन फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी। तो मतलब ये आपका एक्सपेंडिचर चार्ज फ्रॉम आ गया। ये चार्ज कहाँ से करेंगे? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से करेंगे।
तो इसके ऊपर कोई भी आपकी वोटिंग नहीं होगी, तो ये याद रखना। दूसरा, आपकी जितनी भी सैलरीज और अलाउंसेस जो होते हैं आपके प्रेसिडेंट के और अदर उनके ऑफिस के, वो सारे के सारे इसमें से चार्ज होंगे, तो मतलब इसके ऊपर भी वोटिंग नहीं होगी। आपके जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, उन सबकी जो सैलरीज पेंशन वगैरह जाती है वो सब किसी पर्टिकुलर अकाउंट से जाती है, इसलिए ये भी चार्ज फ्रॉम आता है। ठीक है। उसके बाद आपके जितने भी उसके आपका जो राज्यसभा होता है उसका चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन, स्पीकर, डेप्यूटी चेयर स्पीकर, इन सबकी सैलरीज वगैरह भी तो इसी पर्टिकुलर अकाउंट से ही जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चार्जेस मेड फ्रॉम, वो तो मतलब एक्सपेंडिचर था। अभी हम करेंगे क्या डिफरेंस क्या होता है इसमें, अदर एक्सपेंडिचर जो वोटेबल होते हैं इसको बोलते हैं मेड फ्रॉम। ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं, तो आपको समझ में आ गया कि जो एक्सपेंडिचर चार्ज होते हैं वो नॉन वोटेबल होते हैं, उस पर वोट नहीं कर सकते हैं। और एक्सपेंडिचर मेड मतलब उसके ऊपर हम वोट कर सकते हैं। तो मेड फ्रॉम CFI, जैसे कि आपकी मिनिस्टर्स की सैलरीज होगी, आपका डिफेंस का खर्चा हो गया, तो आप बोल सकते हो नहीं आज डिफेंस में 1,000 करोड़ नहीं देना, हमें तो 9,000 करोड़ देना है। मतलब इस तरह से आप उस पर वोटिंग कर सकते हो, नहीं हमें तो 500 करोड़ देना, 500 करोड़ देना, हमने 1,000 करोड़ दिए, तो आप उसको वोटिंग करके उसको अप डाउन कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो। तो वो होता है आपका मेड फ्रॉम। ठीक है। जितना भी आपका बजट है, आपको जरूरत नहीं हमने इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में इतना ही पैसा दे रहे हैं, तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है। तो अब हम ये आ गया, तो आपको इट्स नाउ इट्स क्लियर क्या होता है। नाउ बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो सॉरी, बिफोर मूविंग अहेड, तो हम जो हमारा क्वेश्चन था जरा हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, तो उसका आंसर क्या होगा जितना हमने पढ़ा। तो नाउ द क्वेश्चन इज कि कौन कौन सा चार्जेस इसमें से हम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से चार्जेस कौन से होते थे, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स आर चार्ज टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो डेप्थ चार्जेस फ्रॉम विच इंडिया इज लायबल, ऑब्वियसली हमने सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट पॉइंट ये था कि इंडिया लायबल है, तो ये चार्ज होगा, बिल्कुल होगा। इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस ऑफ प्रेसिडेंट, बिल्कुल हमने ये भी पढ़ा। सैलरीज ऑफ जजेस, ये भी पढ़ा। सैलरीज ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन, तो हमने पढ़ा। तो उसमें सारा का सारा आंसर क्या आएगा, आपका आंसर बी। तो मतलब इसमें सब कुछ आपका इंक्लूड हो जाता है। नाउ आई होप दिस क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो बात करते हैं क्यूरेटिव पिटीशन के बारे में। जो क्यूरेटिव पिटीशन है वो क्या होता है। क्यूरेटिव पिटीशन जो है बेसिकली, अगर मैं बात करूं कि ये सुप्रीम कोर्ट में फाइल की जाती है, बिल्कुल सही बात है। आप मुझे बताएंगे क्यूरेटिव पिटीशन के बारे में कि क्यूरेटिव पिटीशन जो है बेसिकली होती क्या है। जब सुप्रीम कोर्ट में जो लास्ट रिजॉर्ट होता है ना, वो आपको क्यूरेटिव पिटीशन ही होता है। ठीक है। तो इसको भी मैं आपको पहले एक्सप्लेनेशन समझाती हूँ, फिर आप इसका आंसर इजीली आप कर पाओगे। ठीक है। तो क्यूरेटिव पिटीशन बेसिकली आपको क्या है, ये लास्ट जुडिशियल रिजॉर्ट होता है। ठीक है। बिल्कुल मैंने आपको बताया था जैसे लास्ट जुडिशियल रिजॉर्ट होता है, और जिसे सुप्रीम कोर्ट के पास ही होता है। और ये कौन से जजमेंट से निकल कर आया था, इट वॉज इन्वॉल्व बाय द कोर्स ऑफ रूपा अशोक हुड्डा वर्सेस अशोक हुड्डा केस से, 2002 का केस है। तो प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ इट्स प्रोसेस एंड टू क्योर ग्रॉस मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, इसके लिए ये निकल कर आया था। ठीक है। तो ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास है। तो इसमें सिर्फ सर्टिफिकेशन ऑफ, क्या इसमें सर्टिफिकेशन ऑफ सीनियर एडवोकेट की जरूरत होती है, बिल्कुल होती है। क्योंकि ताकि वो क्यों होती है, ताकि कि अननेसेसरी के जो फाइल जो होते हैं ना, फेक केसेस अननेसेसरी के, ताकि वो सारी चीजों को रोका जा सके। तो उसमें एक सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जो, और सुप्रीम कोर्ट के जो डेजिग्नेटेड सीनियर होते हैं, उनके जो है सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट इसमें होती है टू फिल्टर आउट द प्रीवियस पिटीशन। ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट्स वर करेक्ट। तो ये आपका पूरा का पूरा, हाँ, सिक्योरिटी पिटीशन के बारे में मैंने आपको शॉर्ट में सारा बता दिया है। तो नाउ, तो कौन कौन से प्रिंसिपल्स पे आपका ग्राउंड पे सिक्योरिटी पिटीशन हम डाल सकते हैं, ये भी हम एक बार प्रोनाउंस देख लेते हैं। सबसे पहले तो है आपका वॉल्यूशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, जिसको सुना नहीं गया, इससे आप डाल सकते हो कि आपको एप्रीहेंशन है कि कोई जजेस कोई बायस ना हो गया हो, या फिर कुछ मिसकैरेज ऑफ जस्टिस ना हो। और सबसे इंपॉर्टेंटली ये 3 सीनियर मोस्ट जज जो है, जो भी अवेलेबल होगा उसके पास ही ये जाएगी। 3 उसकी बेंच पे आती है सिक्योरिटी पिटीशन, हमेशा 3 जजेस की बेंच पे आती है, ये आप इंपॉर्टेंटली याद रखना। ठीक है। तो अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज इंसर्टेड आर्टिकल 21A इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 21A आपको
सबसे इम्पोर्टेंट ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल 21A बात कर सकता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल आपको इसके अलावा आपको इसमें क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि आपका कौन कौन सी ये अमेंडमेंट्स है। ये आप हो सकता है कि नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये आ रहा है इनडेफिनिसी अमेंडमेंट के बारे में पूछने की, अब इसकी क्या है। तो ये आपको सारी की सारी अमेंडमेंट आपको पता होना चाहिए। बिफोर डिस्कसिंग द क्वेश्चन लेट्स क्विकली रिव्यू कि सारी अमेंडमेंट्स कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। सबसे पहले आर्टिकल 21A के बारे में वो पता होना चाहिए। सॉरी मैंने आपको ऊपर छोटी सी मिस्टेक होगी थी, आर्टिकल में 32A बोल दिया था राइट टू एजुकेशन वाला, वो आर्टिकल 21A था, ठीक है। तो 21 आर्टिकल 21A जो है ये आपका राइट टू एजुकेशन के बारे में बात करता है। तो और ये कौन से उससे अमेंडमेंट से ऐड होता है, 86 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 से ऐड हुआ था, ठीक है। और उसके अलावा इसमें हमें और कौन कौन सी चीजें इसमें हमने देखनी है कि क्या बात करते हैं, स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन। से क्वेश्चन और रहता है कब से कब तक का, 16 to 14 ईयर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसमें ये पार्ट 3 में भी ऐड हुआ फंडामेंटल राइट में, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो है आपका इसी से रिलेटेड जो है आपको डीपीएससी में हमने आर्टिकल 45 पढ़ा था, जिसमें फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स, अर्ली चाइल्डहुड केयर जो हमने पढ़ा था बिलो द एज ऑफ, ठीक है, 6 ईयर्स तक। इसके अलावा 51A में आपका जो फंडामेंटल राइट है 51A क्रॉस के, उसमें भी आपका राइट टू एजुकेशन, वो राइट टू एजुकेशन जो है आपके तीनों उसमें आपका टीपीएससी, आपका फंडामेंटल राइट, आपका फंडामेंटल ड्यूटी, तीनों में ये ऐड हुआ है। तो कौन सी इससे ऐड हुआ है, 86 से ही ऐड हुआ है एजुकेशन को आपको प्रोवाइड कराने के लिए। अपार्ट फ्रॉम डेटा हम और दूसरी देख लेते हैं सारी मेजर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कौन कौन सी है, ठीक है। तो फर्स्ट आपका जो है फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से आपका 9th शेड्यूल ऐड हुआ। जो 9th शेड्यूल जो है आपका क्या बात करता था, लैंड और एक्ट एंड रेगुलेशन के बारे में बात करता है 9th शेड्यूल, ठीक है। फिर आपका 7th शेड्यूल जो है वो बात करता है लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर आपके स्टेट्स को कैटेगराइज किया गया था, ठीक है। जो पहले आपकी जो स्टेट्स जो आज की डेट में ऐसे नहीं होती थी, पहले आपका ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C ऐसे होती थी। तो उसके बाद लेटर ऑन उसको रीऑर्गेनाइज के सारी स्टेट्स को लिंग्विस्टिक बेसिस पे, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, आपका गुजरात, महाराष्ट्र पहले एक ही होता था, महाराष्ट्र बोलते थे, तो इन सबको फिर डिस्टिंग्विश किया ऑन द बिहाफ ऑफ लैंग्वेजेस, ठीक है। फिर आपका सेकंड आता है इंपॉर्टेंटली 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से पावर दी गई पार्लियामेंट को टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स एंड मेड ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू कंसेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, ठीक है। तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने के लिए जो है कौन सा था, 24 था 1971 का। अगेन फिर नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट जो इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन में हम बोल देते समटाइम्स, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1970 जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। इसी से आपके 3 वर्ड सोशल, सेक्युलर, इंटीग्रिटी प्रीएम्बल में ऐड हुए थे। फंडामेंटल ड्यूटी का पार्ट 4A जो है फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो भी इसी से ही ऐड हुई थी, और फिर बहुत सारे वेरियस चेंजेस किए थे, इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में राइट टू प्रॉपर्टी जो है आपका रिपील कर दिया गया था। अब पहले आपका राइट टू प्रॉपर्टी जो था आपका फंडामेंटल राइट था, बट नाउ इट इज नॉट, नाउ इट इज आपका लीगल राइट है, इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट इज लीगल राइट, ठीक है। तो 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से इसको रिपील किया गया था। नेक्स्ट फिर आपका आता है 52nd, जिससे आपका एंटी डिफेक्शन लॉ जो कि आपका शेड्यूल 10 है आज की डेट में, वो ऐड किया गया। फिर आपकी जो वोटिंग एज थी जो 21 ईयर्स होती थी पहले, अब इसको फिर रिड्यूस किया गया 18 से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से उससे हुआ था, 61th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ था, जिससे हुआ था 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से वोटिंग एज जो है हमारी 21 से 18 में रिड्यूस हुई थी। फिर नेक्स्ट बात करते हैं 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से आपका जो दिल्ली है, एनसीआर बोलते हैं जिसको, वो आपका नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी बन गया था, जिसको बोलते हैं नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एनसीटी, सॉरी नॉट एनसीआर, एनसीटी। तो फिर आपका और पंचायती राज आपको याद रखना, पीएन के नाम से याद रखना, पहले पंचायती राज आता है फिर आपका म्यूनसिपैलिटी आता है। तो ये आपका 73rd और ये आपका 74th से। फिर आपकी बहुत सारी जो लैंग्वेजेस है आपको 8th शेड्यूल में जो थी आपकी लैंग्वेजेस बात करते हैं। तो आपने अगर लैंग्वेज वाली जो मेरी जो शेड्यूल वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी, तो मैंने बहुत डिटेल में वो बनाई हुई है, तो आप वो एक बार जरूर देखेगा। और आपको सारे शेड्यूल्स बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाए हैं, तो आप एक बार वो जरूर देखिएगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं 92nd जो है ऐड, उसमें क्या कौन कौन सी जो लैंग्वेजेस जो है, बोडो, जोहरी, मैथिली, संसली, ये लैंग्वेजेस जो है आपकी 8th शेड्यूल में ऐड की, जिससे कि आपकी टोटल लैंग्वेजेस 22 होगी। आपका एक क्वेश्चन बता रही है इनिशियली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी लैंग्वेजेस थी और अब कितनी है, आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। इनिशियली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था
तो उस टाइम पे हमारी कितनी लैंग्वेजेस थी और अब बढ़कर कितनी हो गई हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो कि 2011 में आया था, जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो फंडा था वो उसमें आया। आपका सबसे इम्पोर्टेंटली एक तो एक अब जिसमें आपका जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ। 103 में आपका 103 में आपका आपका 10% जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन मिलेगा, ये आपका इसमें ऐड हुआ। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट अपना 104 के बारे में। 104 में जो है आपका SC/ST को जो लोकसभा में रिजर्वेशन था वो 10 ईयर्स के लिए एक्सटेंड कर दिया, और आपका जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की जो 2 सीट होती थी आपके लोकसभा में, उसको हमेशा के लिए रिमूव कर दिया गया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंग्लो इंडियन जो अब हमारे इसका जो हमारे जो लोकसभा थे, जो हमारी जो सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता था, 552 सीट्स होती थी, तो उसमें जो है 552 में से 550 जो थी आपकी इलेक्टेड होती थी और 2 जो थी नॉमिनेटेड होती थी। नॉमिनेटेड वन, तो ये जो 2 नॉमिनेटेड होते थे आपके एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से आते थे, तो ये हमेशा से चलते हुए आए थे, सॉरी। तो इसको जो आपका 104th अमेंडमेंट एक्ट था 2020 का, उससे इसको डिस्कंटिन्यू कर दिया गया। नेक्स्ट अब बात करते हैं 105th अमेंडमेंट के बारे में, जो कि बात करता है ओबीसी को आपको जो है स्टेट के पास पावर है इसको रिस्टोर करती। पहले भी स्टेट जो थे लिस्ट प्रिपेयर करती थी ओबीसी के लिए, फिर उसको वापस को सेंटर को बोलते सेंटर बनाएंगे, लेकिन आपको इसको रिस्टोर कर दिया, पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू आइडेंटिफाई कि कौन आपके ओबीसी हैं आपके ठीक है। और फिर अब नेक्स्ट आपका आता है 106 अमेंडमेंट, जिसमें आपको जो है 1/3 रिजर्वेशन दी गई है वुमेन्स को, आपकी जितनी भी लोकसभा है, आपकी असेंबलीज है, ठीक है, इंक्लूडिंग दी एसजीपी। ठीक है, तो ये आपकी सारे के सारे अमेंडमेंट एक्ट में आ गया। सारे तो नेक्स्ट हमने जितना भी पढ़ा, इससे काफी सारे आपके क्वेश्चन कवर होने वाले हैं आपके अपकमिंग ईपी में, क्योंकि प्रीवियस ईयर में इससे से ही क्वेश्चन आए हैं, तो इससे से ही आगे और चांसेस है आपके बनने के लिए। कुछ देखते हैं, लेबर लॉ का आपका एक क्वेश्चन आया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरह का, लेकिन थोड़ा सा टफ क्वेश्चन मैं इसको जरूर बोलूंगी, लेकिन आप थोड़ा सा अगर इसको देखेंगे तो इसके हम कुछ डिटेल्स देखेंगे, तो आने वाले क्वेश्चन जो भी से रिलेटेड होंगे हम कवर कर पाएंगे। तो इसमें जो पूछा है कि एक्सपर्ट कमेटी कौन से लॉ, इसमें कौन इन फॉलोइंग एक्ट्स में से, इन सारे एक्ट्स में से किस में एक्सपर्ट कमेटी फॉर्म होती है। ठीक है, एक्सपर्ट कमेटी किसमें बनती है, आपका चाइल्ड एंड एडोलसेंस लेबर में, या फिर कॉन्ट्रैक्ट लेबर में, या बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन में, या इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर में। तो एक्सपर्ट कमेटी जो होती है ये फॉर्म होती है बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स में। बाकी सब में जो है उसमें आपकी एडवाइजरी बॉडी फॉर्म होती है, एडवाइजरी फॉर्म में, या फिर किसी में एडवाइजरी बोर्ड या फिर सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, तो इस तरह के आपके फॉर्म होते हैं। तो एक बार इसको हम देख लेते हैं कि किस किस में क्या क्या फॉर्म होता है, तो ताकि आपको अगर इसमें कोई और क्वेश्चन आए इस टाइप का तो आप आंसर कर पाओ अपने क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसमें आपकी बॉडी फॉर्म होती है एडवाइजरी बॉडी, से आपकी टेक्निकल एडवाइजरी बॉडी फॉर्म होती है आपकी, जिसमें चाइल्ड एंड एडोलेसेंस लेबर में आपकी टेक्निकल एडवाइजरी बॉडी होगी। आपकी कॉन्ट्रैक्ट लेबर में आपकी जो है सेंट्रल एडवाइजरी कॉन्ट्रैक्ट लेबर बोर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, तो इस टाइप का होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है कि आपका फैक्ट्रीज एक्ट का जो 3rd शेड्यूल है, उसमें से कौन सी जो है, इसमें से कौन सी बीमारियों के बारे में वो बात करता है, कौन कौन सी डिसीजेस, क्या वो ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स है, या ऑक्यूपेशनल डिसीज है, या नोटिफाइबल डिसीज है, या फिर लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल आपके हेजार्डियस प्रोसेस है। तो इनमें से कौन से इसके बारे में ये आपका बात करता है, ये तो बात करता है। जो आपका बेसिकली क्या है, जो 3rd शेड्यूल है ना आपका, वो बात करता है नोटिफाइड डिसीजेस के बारे में। तो नोटिफाइड डिसीजेस जो होती हैं उसमें सी आपका बात करता है 30 में आपका सेक्शन 38, सेक्शन 89 और 90 जो है वो बात करता है इसके रिगार्डिंग। तो उन्होंने पूरी कुछ लिस्ट भी दी हुई है कौन कौन सी होती है। फिर आप हम की कौन कौन सी लिस्ट उसमें आती है आपका, अगर मैं बात करूँ शेड्यूल 1, शेड्यूल 3 बात करते हैं, शेड्यूल 1 बात करता है आपका ये जो आपका ये है, ये शेड्यूल 1 बात करता है। और आपका शेड्यूल जो बात 2 बात करते हैं आपका केमिकल्स हैजार्ड्स के बारे में, एनवायरनमेंट के कौन कौन से जो है परमिसिबल है, परमिसिबल सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस है जो कि आप एनवायरनमेंट में डिस्कस वर्क कर सकते हो। तो आपकी कुछ ऑक्यूपेशनल डिसीजेस के बारे में बताया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी है, जैसे कि लेड पॉइजननेस। मैंने आपको इसके लिए मेरा चार्ट बनाकर लेकर आई हूँ, तो आपको टाइम सेव हम करेंगे बिकॉज वी आर लाइक टाइम। तो एक बार इसको हम लिख लेते हैं, ये रहा। तो मैं आपका 3rd शेड्यूल में मैंने आपको बताया सेक्शन 88, 89 और 90 के बारे में बात करता है। ठीक है, और आपकी कौन कौन सी ऑक्यूपेशनल डिसीजेज होती हैं, लेड पॉइजनिंग, मैग्नीज पॉइजनिंग, सिलिकोसिस, हेपाटाइटिस, ठीक है, ऑक्यूपेशन कैंसर या पॉइजन नाइट्रस फ्यूम्स आपके तो आ रही हैं।
तो ये सारे ऑक्यूपेशनल डिसीज होते हैं। तो किसके ऊपर मैंने आपको ये डिसीज बताई है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर काफी बार क्वेश्चन आएगा इसमें कौन सी ऑक्यूपेशनल डिसीज है या नहीं है, तो ये आपका आ सकता है। और नेक्स्ट आप बात करते हैं शेड्यूल 1 के बारे में। शेड्यूल 1 क्या बात करता है, हेटेरोजेनियस लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज इन्वॉल्विंग हेटेरोजेनियस प्रोसेसेस, ये शेड्यूल 1 बात करता है। शेड्यूल 2 जो है वो आपका बात करता है कौन कौन से सब्सटेंस जो है परमिसिबल है टू वर्क इन एनवायरमेंट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अंडर द प्रोविजन ऑफ माइंस एक्ट 1972 स्पेशल ऑफिसर कैन एंटर अ माइन फॉर द पर्पस ऑफ सर्विलेंस, लेवलिंग, measuring, and after giving a prior notice to the manager for at least how many days in advance। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इससे आप पता नहीं कि अगर कोई भी एक स्पेशल ऑफिसर अगर डेजिग्नेट हुआ है तो अगर उसको आपको सबसे भी माइंड के अंदर जाना है तो आपको कितने टाइम का उसको नोटिस पीरियड सर्व करना होगा तो आपके माइंड में जा सकता है। तो ये आपको इसका बताना होगा। बेसिकली इसमें जो है आपका जो आप जो भी कोई ऐसा ऑफिसर अपॉइंट होता है कभी भी ऐसा, तो उसको आपको माइंड में जाने के लिए आपको ऐसा एक नोटिस देना पड़ता है कि हाँ कि अगर आपको कोई भी इंस्पेक्शन के लिए जाना है या कोई भी सर्वेलेंस के लिए जाना है तो आप उसको एक नोटिस पीरियड दे सकते हो। और जो नोटिस पीरियड कितना होगा वो आपका नोटिस पीरियड होता है वो 3 डेज का होता है, ठीक है। तो नोटिस पीरियड कितना होगा 3 डेज का। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 3 डेज का, अगर आपको कुछ भी अर्जेंट हो या कुछ भी हो तो वो आप इससे पहले भी विदाउट नोटिस भी आप जा सकते हो। उससे पहले भी जैसे अगर आपको लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही रिस्की है कुछ ऐसा कुछ है तो आप उससे पहले भी जा सकते हो, लेकिन अदरवाइज इन जनरल जो पीरियड का टाइम होगा 3 डेज का नोटिस पीरियड रहता है। तो नाउ हम मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। अंडर द प्रोविजन ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 एवरी एम्प्लॉयर ऑफ एन एस्टैब्लिशमेंट हैज टू मेंटेन अ रजिस्टर्ड एंड रिकॉर्ड regarding the wages paid and deduction made, if any, okay, if any from the wages and preserve the same from the date of last entry for a period of। तो जिसको भी अगर आपने सपोज आपको कोई भी आपको जो रजिस्टर मेंटेन करना है तो वो रजिस्टर कितने टाइम तक आपको मेंटेन करना होगा। तो मैं आपको सिर्फ 30 सेकेंड्स दे रही हूँ, अगर आप इसका आंसर दे सकते हो तो अदरवाइज आई एम टेलिंग यू, ठीक है। तो इसमें भी आपने सोचा है टी 3 इयर्स, किसी की आपको जो रजिस्टर मेंटेन करना होता है वो 3 इयर्स के लिए ही मेंटेन करना होता है आपको, जो भी आपने लास्ट फ्रॉम, लेकिन ये याद रखना प्रिजर्व फ्रॉम द सेम फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट एंट्री फॉर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स, ठीक है। 3 साल के लिए इसको मेंटेन करना होता है। इस नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस वन, which of the following statement relating to conclusion to the conciliation proceeding under the Industrial Dispute Act 1947 is not correct? Very important question। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसमें पूछा कि कौन सी करेक्ट नहीं है, ठीक है। कि अगर आपने कोई कंसिलेशन हम जाएंगे क्यों, मतलब जब दो पार्टीज के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया, सपोज एक पार्टी है आपकी ए, एक पार्टी है आपकी बी, इन दोनों पार्टीज के बीच में कोई डिस्प्यूट राइज हो गया है, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच में हम कंसिलेशन मतलब एक आपसे समझदारी से, मतलब आप दो लोग बीच में कंसिलेशन ऑफिसर होगा तो उसकी सहमति से जब आप इसको मैटर को डिस्प्यूट को सुलझाना चाहोगे तो उसका कैसे हम उसको मान देंगे कि कैसे का कंक्लूजन कैसे होगा, उसके क्या स्टेप्स होते हैं। अगर सपोज आपने दोनों आपस में रजामंदी कर ली, ठीक है, तो फर्स्ट बोल रहे इट इज कंक्लूडेड ऑन द डे व्हेन अ मेमोरेंडम ऑफ द सेटलमेंट इज साइंड बाय द पार्टीज, बिल्कुल ठीक है। तो अगर बात साइन कर ले तो ऑब्वियसली वो हो जाएगा। इट इज कंक्लूडेड ऑन द डे व्हेन इट्स एंड इन फेलियर, अगर भैया आपस में आप नहीं मान रहे, नहीं मैं तेरी बात नहीं मानता, मैं तेरी बात नहीं मानता, अगर वो फेलियर हो रहा है रिजल्टिंग इन नो मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट, तो ऑब्वियसली जब कोई मेमोरेंडम सेटलमेंट होगा नहीं तो वैसे ये जो स्टेटमेंट है थोड़ी सी बाइस है, पूरी कंप्लीट नहीं है, बट हम नेक्स्ट देखते हैं। इट इज कंक्लूडेड ऑन द डे व्हेन द रिपोर्ट ऑफ कंसिलिएशन ऑफिसर is received by the appropriate government when no settlement is arrived। बेसिकली होना तो यही चाहिए कि जब अब कोई फेलियर हो गया तो उसी के रिगार्डिंग आना है। अब नेक्स्ट है इट इज कंक्लूडेड ऑन अ डे व्हेन द कंसिलिएशन ऑफिसर इन्फॉर्म्स द पार्टी। अब देखो दोनों स्टेटमेंट ऑलमोस्ट सेम है, दोनों ही फेलियर के बारे में बात करी है। देखो इसमें कंसिलिएशन ऑफिसर यहाँ पे बात कर रहे हैं एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को और यहाँ पे बात कर रहे हैं पार्टीज को, तो ऑब्वियसली अगर हम ट्रिक भी देखें तो ऑलमोस्ट दोनों स्टेटमेंट में सिर्फ एक कुछ चीजें से सेम है, तो मतलब ऑब्वियसली कोई एक सीख होगी और एक सीख नहीं होगी। तो अगर इसमें बात करें तो आपको वो पार्टीज का इसमें नहीं माना जाएगा, इसमें आपको एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो भी इसमें भी स्टेट गवर्नमेंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट, तो आपको उसको इन्फॉर्म करना होता है।
ठीक है, तो आपका आंसर डी जो है वो इसमें होगा, मतलब ये आपकी गलत स्टेटमेंट है, तो आपका आंसर डी होगा। ठीक है, तो मैं इसको ज्यादा लॉन्ग ना करते हुए मैं आपकी एक और सेकंड पार्ट की वीडियो बनाऊंगी, जिसमें हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जब तक आप इसको अच्छे से देखो और इसको एक बार क्विक रिविजन करो। ठीक है, तो टिल देन आई ट्राई कि आपको मैं एक लाइव सेशन में पे लूँ। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में अगर आपको कोई डाउट हो प्लीज लेट मी नो। थैंक यू।